नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम दीक्षित सूर्यांश हुआ। और अपने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा करी थी वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। उस वीडियो को आप मेरे IGTV पर भी देख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि मैं वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर वीडियो बनाऊं, जो कि मैं वैसे ही बनाने वाला था। वर्ल्ड वॉर टू के वीडियो का सारा इंतजाम हो गया है, लेकिन उसके इंतजाम के इंतकाम तक पहुंचने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नौबत यहाँ तक आई क्यों क्यों दोनों वर्ल्ड वॉर्स छिड़ी, आखिर रीजन क्या था। तो अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स के बारे में। उसके बाद हम इसके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म के बारे में। तो ओरिजिन्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स, इसमें हम बात करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। तो इससे हम उस एरा में चलते हैं 1800 के आसपास। लेकिन 1800 से 200 साल पहले, जो 200 साल का जो टाइम पीरियड था, इसमें क्या क्या हुआ। ये एनलाइटमेंट एरा था, जो एनलाइटमेंट एरा यूरोप को डार्क एजेस से बाहर ला रहा था। इस एनलाइटमेंट एरा में साइंस, कल्चर, आर्ट बहुत ही मॉडर्न रूप से डेवलप हो रहा था, और इसमें नए नए फिलोसफर्स और राइटर्स, थिंकर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन जैक रूसो, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, इस टाइप के फिलोसफर्स इसमें आते हैं। जॉन लॉक मेरे पर्सनली फेवरेट फिलोसफर हैं, क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेसी का आइडियोलॉजी दिया था। जॉन लॉक की जो आइडियोलॉजी थी वो इम्प्लीमेंट करी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आज़ादी में। लेकिन अब बात थी यूरोप की, यूरोप में क्या होगा। तो जीन जैक रूसो की जो समवॉट आइडियोलॉजी थी वो इम्प्लीमेंट करी जाती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक ऑटोक्रेटिक सरकार को हटा दिया जाता है, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म करी जाती है। लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, ऑटोक्रेटिक सरकार हटती है, दूसरी एब्सोल्यूट सरकार आ जाती है। और ऐसा लाने वाला कोई और नहीं बल्कि फ्रेंच आर्मी का एक लेफ्टिनेंट नेपोलियन बोनापार्ट होता है। नेपोलियन बोनापार्ट जब अपने इजिप्ट के कैंपेन से लौटते हैं, तब उनका हीरो की तरह वेलकम होता है फ्रांस में। ये वो दौर था जब फ्रांस में उठक पटक चल रही थी, राजनीतिक उठक पटक चल रही थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट खुद को वहाँ का एम्परर घोषित कर देते हैं, वहाँ का खुद को चेयरमैन घोषित कर देते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं। और वो एक रिफॉर्मिस्ट आदमी थे, वो रिफॉर्म्स लाते पूरे फ्रांस में। और जो रिफॉर्म्स फ्रांस में लाए गए थे वो यूरोप में ले जाना चाहते हैं। वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रेफर कर रहे थे, वो लिबर्टी को प्रेफर कर रहे थे, वो फ्री मार्केट को प्रेफर कर रहे थे, वो एजुकेशन को प्रेफर कर रहे थे, वो इक्वालिटी, जो बर्थ के बेसिस पे जो राइट्स मिलते थे उन्हें हटा के इक्वालिटी को प्रेफर कर रहे थे। नेपोलियन बोनापार्ट अब पूरे यूरोप पर हमला बोल देते हैं। तो सबसे पहले 1805 में कैसी घटना घटती है जिससे कि पूरे यूरोप की रातों रात की नींद हिल जाती है। वो घटना थी आपकी होली रोमन एम्पायर का टूट जाना। होली रोमन एम्पायर हरा दिया जाता है और नए नए स्टेट्स उभर के आते हैं। उसके बाद नेपोलियन की फौज ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को भी हरा देती है और प्रशियन एम्पायर को भी हरा देती है, और पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेती है। वो पूरे यूरोप में रिफॉर्म्स लाती है, जैसे कि एजुकेशन रिफॉर्म्स, हर वर्ग के व्यक्ति को एजुकेशन का राइट, हर वर्ग के व्यक्ति को आर्मी में ज्वाइन करने का राइट, एक अच्छे रिफॉर्म्स थे। लेकिन वो वुमेन राइट्स में थोड़े टफ थे, वो वुमेन्स को इतने राइट्स, वुमेन महिलाओं को इतने राइट्स वो नहीं दे रहे थे। नेपोलियन के जो आर्मी थी उसके लिए मिक्स्ड फीलिंग थी पूरे यूरोप में। लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, लोग अपोज भी कर रहे थे। सपोर्ट इसलिए बिकॉज दे वर लिबर्टेरियन, लोगों को इंडिविजुअल राइट्स मिल रहे थे, वो जंजीरों से मुक्त हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि वो टैक्सेशन काफ़ी कर रहे थे, तो उसकी वजह से लोगों में मिक्स्ड फीलिंग थी। वो सभी देशों से आर्मी का रिक्रूटमेंट करते हैं और 6 लाख की आर्मी रेस करते हैं। उनका अगला स्टेप एक अनजाना स्टेप था, वो रशिया पे आक्रमण कर देते हैं, जिसके किसी ने सोचा भी नहीं था। रशियन आर्मी वॉज नो मैच अगेंस्ट द फ्रेंच आर्मी, बट रशियन आर्मी चालाकी खेलती है। जैसे फ्रेंच की आर्मी आगे आगे आ रही होती है, वो धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं, जिस शहर में होते उसे जला देते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। तो फ्रांस की आर्मी जब तक पहुंचती थी तब तक ना खाने के लिए कुछ बचता था, ना रहने के लिए कुछ बचता था, सब जल जाता था। धीरे धीरे सर्दी आ गई, जो लोग दूसरे देशों से रिक्रूट किए गए थे वो लौटने लग गए, क्योंकि दे वर नॉट पेट्रियोटिक इनफ टू फाइट फॉर सम अदर कंट्री। फाइनली स्टैंड ऑफ होता है, मतलब 1 लाख की फौज बचती है एंड तक नेपोलियन के पास। और जब फाइनल स्टैंड ऑफ होता है उसमें रशियन आर्मी के 40,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं, और फ्रेंच आर्मी के 30,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं। जो फ्रांस था वो जीत तो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट। वो लौट के आते हैं, वो बहुत कमजोर हो जाते हैं, नेपोलियन की आर्मी बहुत कमजोर हो जाती है। तो ब्रिटेन, डेनमार्क और रशिया मिलकर वाटरलू में एक फाइनल स्टैंड ऑफ करते हैं, जिसमें ब्रिटिश आर्मी फ्रेंच आर्मी को हरा देती है।
अब यूरोप एक दोबारा से एक नए दौर में पहुंचता है। कांग्रेस ऑफ वीना बैठाई जाती है कंपेंसेशन के लिए कि अब आगे क्या होने वाला है, मैं इस चीज की चर्चा करनी है। प्रो का उल्टा होता है कौन और प्रोग्रेस का उल्टा होता है कांग्रेस। इस केस में तो कांग्रेस ऑफ वीना का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड थे, जो चेयर कर रहे थे, वो थे मटरनिक जी, जो कि आपके और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के थे। ये कमेटी एक फैसला करती है कि पूरा जो यूरोप है वो एक कंजर्वेटिज्म के दौर में लौटेगा। दोबारा से राजाशाही सिस्टम यूरोप में फिर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वी डोंट नीड इंडिविजुअल राइट्स, बिकॉज ये इंडिविजुअल राइट्स से घबरा गए थे लोग। उन्होंने कहा हमें नहीं चाहिए लिबर्टेरियन फिलॉसफी, हमें नहीं चाहिए इंडिविजुअल राइट्स, क्योंकि इसके चक्कर में युद्ध हो गया। और फ्रांस में दोबारा से लुइस राजाशाही शासन ला दिया जाता है। लुइस 18 को सरताज बना दिया जाता है, क्योंकि लुइस 17 को पहले मार दिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। अब बात समझनी पड़ेगी, एनलाइटमेंट दौर भी उसी वक्त का था और कंजर्वेटिज्म भी उसी वक्त का था। कंजर्वेटिव चेंजेस चाह रहे थे, बट नॉट ग्रेजुअल चेंजेस, ट्रेडिशनल वे में चेंजेस। जो एनलाइटमेंट दौर था वो चाहता रिफॉर्म, तुरंत रिफॉर्म्स। दोनों के बीच में टकराव होनी थी। लेकिन जो कंजर्वेटिज्म थे उसके सपोर्ट था मोनार्किज्म को और मिलिट्रिज्म को, जिससे सेंसरशिप करी जाती है और ये राइट विंग भारी पड़ जाता है। और जो लेफ्ट विंग इसलिए कमजोर पड़ जाता है, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। सोचो, नेशनलिस्ट उस जमाने में कंजर्वेटिव्स के साथ नहीं थे, ये एक अलग समीकरण था। जो राइट विंग था वो एक नया टूल अपनाता है, वो था रोमांटिसिज्म। आर्ट्स, पोइट्री, नेशनैलिटी, इन सबको लेके प्रेम की भावना व्यक्तित्व करना, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से। लेकिन ये आगे चल के उन्हीं पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि रोमांटिसिज्म विल एक्ट एज अ टूल ऑफ नेशनलिज्म। लोगों की नेशनल आइडेंटिटी जग रही थी। अब कुछ सोचिए, कविताओं से हम सब लोगों के अंदर भावना जगती है कि नहीं जगती है, एंथुजियाज्म होता है कि नहीं होता। वही रीजन उस वक्त यूरोप में था। अब चलते हैं कि हुआ क्या क्या। पहले फ्रांस की तरफ देखते हैं। तो फ्रांस में लुइस 18 जो थे वो थोड़े रिफॉर्मिस्ट थे, वो मॉडर्नाइजेशन अपना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इस चीज का उनका बहुत विरोध हो रहा था। लोगों का तो पेट भरता ही नहीं है, हमें तो तुरंत चीजें चाहिए। लोगों का पेट नहीं भरता, लोग रिवॉल्ट कर रहे थे बार बार। 1924 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब चार्ल्स द 10th फ्रांस के सरताज घोषित हो जाते हैं, जो कि हार्डकोर कंजर्वेटिव थे। वो रिफॉर्म्स को जरा भी नहीं पसंद करते थे, वो बिल्कुल रिवर्स गियर में ले जा रहे थे फ्रांस को, जिसकी वजह से उनका अर्बन एरियाज में बहुत बुरा रिवोल्ट हुआ, जिसको उन्होंने ब्रूटल सरप्रेस किया अपने रूरल आबादी की फौज की मदद से। क्योंकि रूरल आबादी में कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट था और अर्बन एरिया में लिबरलिज्म को। हम सब जानते हैं रूरल एरिया में कंजर्वेटिज्म का ही सपोर्ट होता है। अब बारी आती है ग्रीस की। ग्रीस एक एंशिएंट कंट्री है जिसके लिए हर किसी को सिंपैथी थी, क्योंकि उस पर ओटोमन एम्पायर का राज था। लोग चाहते थे, पूरा यूरोप चाहता था कि ग्रीस आजाद हो जाए, और इसके लिए सबने ग्रीस की मदद करी। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1921। 1931 में ओटोमन एम्पायर ने ग्रीस को आजादी दे दी। अब एक ऐसी क्रांति की शुरुआत होने वाली होती है 1948 में, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा यहाँ तक बात पहुंची कैसे। जो लिबरल्स थे वो सीक्रेट सोसाइटी में काम कर रहे थे, जैसे कि द यंग इटली फाउंड बाय कसीपी मजीनी, और बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके ये चीज काम कर रहे थे। जो चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हुई थी वो चीजें पूरे यूरोप में होने वाली थी। 1948 के क्रांति की तरफ चलते हैं, एक के बाद एक समझेंगे। सबसे पहले फ्रांस, और ये क्यों फेल हुई, जो कि मैंने पहले बता दिया, क्योंकि जो लेफ्टिस्ट वर्ग था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। वो था लिबरल्स, रेडिकल्स और नेशनलिस्ट, जिन तीनों में आपस में कभी नहीं बनी। तो सबसे पहले आते हैं आपके फ्रांस में। फ्रांस में होता क्या है, जो चार्ल्स द 10th हैं, उनको हटा दिया जाता है और उनकी जगह रिप्लेस कर दिया जाता है नेपोलियन थर्ड से। नेपोलियन थर्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर अपनी सरकार बनाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्मिस्ट थे। वो ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में रिफॉर्म्स के लिए वो उसी रास्ते पे चलते, उसी पद चिन्हों पे चलते हैं जिस पद चिन्हों पर नेपोलियन द फर्स्ट चले थे। दूसरी चीज, अब आते हैं इटली पर। इटली पे आपका गसीपी मजीनी। इटली सबसे पहले 3 हिस्सों में बटा हुआ था। पहला ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जो कि नॉर्थ में रूल कर रहा था। सेकंड जो मिडिल एरिया था उसमें पोप रूल कर रहे थे। थर्ड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। किंगडम ऑफ टू सिसिलीज जो था वो साउथ में था, उसके राजा स्पेन से आए थे, बर्बन डायनेस्टी की तरफ से। अब जो पोप वाला इलाका था वहां पे रोमन रिपब्लिक की शुरुआत होती है, जो करी जाती है गसीपी मजीनी के तौर पे। पोप देश
से भाग जाते हैं, दूसरे देशों से मदद मांगते हैं। दूसरे देशों से मदद मांगने के बाद इस रिवॉल्यूशन को सरप्रेस कर दिया जाता है और इटालियन यूनिफिकेशन का जो सारे सपना था वो टूट जाता है, अरमानों पर पानी फिर जाता है। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी तब कोई अलग अलग बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ था जर्मन आबादी के। तो उन्हें यूनाइट करने की कोशिश होती है। पार्लियामेंट बुलाई जाती है सेंट पॉल चर्च में, जिसमें सारे स्टेट्स के प्रिंस होते हैं और मोनार्क्स होते हैं और सारे लिबरल्स होते हैं। जो ताज था वो दिया जाता है प्रशियन एम्पायर के सम्राट केसर विलियम द फर्स्ट को। वो उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि मोनार्किस्ट नहीं चाहते थे कि लिबरल्स लोग जर्मनी को एकजुट करें। इस तरीके से जर्मनी के भी यूनिफिकेशन का जो प्लान था वो फेल हो जाता है। जो अगला वो था क्रांति वो आई ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में, जो कि पेचीदा मसला था क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर मल्टी एथनिक ग्रुप्स से मिलकर बना हुआ था। उसमें बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रह रहे थे, तो इस चीज का फायदा भी सरकार ने उठाया। जो लिबरल्स थे वो रिफॉर्म्स मांग रहे थे और सोच रहे थे ना पीजेंट सपोर्ट करेंगे। तो सरकार ने क्या किया, पीजेंट्स के लिए रिफॉर्म कर दिया, लिबरल्स के लिए नहीं करे। तो लिबरल्स ने पीजेंट्स का जो सपोर्ट था वो खो दिया और रिफॉर्मिस्ट थे इस तरीके से दबा दिए जाते हैं। दूसरा आपका आता नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया में, वहाँ पर रशिया एम्पायर उसमें हस्तक्षेप कर देता ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद के लिए, और नॉर्थ ऑस्ट्रिया में जो रिवॉल्ट था उसको सरप्रेस कर दिया जाता है। और इस तरीके से 1848 की क्रांति पूरी तरीके से रोक दी जाती है। ब्रिटेन में क्रांति इसलिए नहीं हुई क्योंकि ब्रिटेन रिफॉर्मिस्ट की मांगों को साथ के साथ पूरा कर रहा था, और जो रशियन एम्पायर में बहुत ज्यादा ब्रूटल था वो जरा भी रिवोल्ट नहीं होने दे रहा था। तो अब चलते हैं अगले चरण की तरफ, जिसमें दो देशों का यूनिफिकेशन होता है। वो दो ऐसे देश जिनका 1850 तक नामो निशान नहीं था, वो आगे चल के बहुत शक्तिशाली देश बन के उभरने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटालियन यूनिफिकेशन की। तो इटली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो एक किंगडम था नॉर्थ में इटली के, द किंगडम ऑफ सरदानिया। इसमें शख्स थे जिनका नाम था गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी दमखम के बल पर इटली को यूनिफाई करने चलते हैं। वो इटली को यूनिफाई कर भी देते हैं। वो 1959 में फ्रांस के साथ मिलकर पहला युद्ध लड़ते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अगेंस्ट, जिसमें वो नॉर्दर्न टेरिटरीज कब्जा लेते हैं। फिर वो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में मार्च डाउन करते हैं। वहाँ की लोकल का उन्हें सपोर्ट मिल जाता है, तो वो वहाँ के जो राजा थे उन्हें भी भगा देते हैं। तो उन्हें एक और टेरिटरी मिल जाती है। तीसरा युद्ध वो लड़ते हैं 1965 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अगेंस्ट, फिर से युद्ध लड़ते हैं, जिसमें उनके हाथ बाकी बची हुई टेरिटरीज भी लग जाती है। अमेरिका 1971 तक इटली को यूनिफाइड इटली को रिकॉग्नाइज कर लेता है और उन्हें एक नए देश का दर्जा मिल जाता है। अब चलते हैं जर्मनी की तरफ। जर्मनी को जो शख्स यूनाइट करता है वो मेरा हिस्टोरिकली वन ऑफ द फेवरेट पर्सन है जी। नहीं वो हिटलर नहीं, वो है ऑटोमन बिस्मार्क, जो कि प्रशियन एम्पायर के प्राइम मिनिस्टर थे। केसर विलियम द फर्स्ट की अगुवाई में ऑटोमन बिस्मार्क ने पूरे जर्मनी को यूनाइट किया। उन्होंने 3 जगह युद्ध लड़े। डेनमार्क से युद्ध लड़ा, फ्रांस से युद्ध लड़ा, और तीसरा उन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से युद्ध लड़ा। उन्होंने क्या किया, जो छोटे मोटे स्टेट्स थे जो भी उनके साथ मिलना चाहते थे उन्हें तो मिला लिया, जो अपोज कर रहे थे वो अपनी रक्षा के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की तरफ भागे। उन्होंने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हरा दिया और जर्मनी का यूनिफिकेशन कर लिया। और अब जर्मनी एक यूनिफाइड जर्मनी था, एक ताकतवर देश उभरने वाला था, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एज वेल एज मॉडर्नाइजेशन दोनों को अपना रहा था। केसर विलियम द फर्स्ट अलायंस फॉर्म करते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इटली और रशिया के साथ। लेकिन जैसे केसर विलियम द सेकंड को ताज मिल जाता है जर्मनी का, वो रशिया को अलायंस से बाहर कर देते क्योंकि वो रशिया से चिढ़ते थे। इसलिए अब रशिया दूसरी तरफ चला जाता है। जर्मनी क्योंकि उभर रहा होता है, पावरफुल इकोनॉमी एंड पावरफुल कंट्री के तौर पर उभर रहा होता है, तो फ्रांस और ब्रिटेन आपस में अलायंस कर लेते हैं। तो रशियन एम्पायर के अलायंस को ज्वाइन कर लेता है। अब भूमि तैयार थी युद्ध के लिए। अब चलते हैं रोड टू वर्ल्ड वॉर की तरफ। हर देश मिलिटरिज्म को अपना रहा होता है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा था जहां पर सब कुछ समीकरण बदलने वाले थे। ये था बाल्कन रीजन नया आजाद हुआ रीजन था ऑटोमन एम्पायर से, रशिया की मदद से आजाद हुआ था। अब इनका टेरिटरियल एक्सपेंशन शुरू होता है। ये ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध युद्ध छेड़ते हैं रशिया की मदद से, ऑटोमन एम्पायर को हरा देते हैं। तो ये नई टेरिटरी गेन करते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल को भी जीतने वाले थे, लेकिन वेस्टर्न पावर्स इंटरफेयर कर देती है रशिया के अगेंस्ट और ये युद्ध वहीं रुक जाता है। हम नई टेरिटरी जीती, 9 सिखिए देश थे आपस में भिड़ पड़ते हैं सेकेंड बाल्कन वॉर में 1912 में,
जिसका फायदा उठाकर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया को अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे सर्बिया चिढ़ जाता है। क्योंकि वो बोस्निया पर अपना क्लेम करता था। अब जमीन बिल्कुल तैयार थी। केसर विलियम II बार बार कहते थे द सूनर द बेटर, युद्ध जल्द से जल्द हो। हर कोई चाह रहा था युद्ध होगा, आकलन लगा रहे थे युद्ध कब होगा, जल्द से जल्द युद्ध होने वाला था। अब देखते हैं whom to be blamed for World War I। देखिए, मैं मानता हूँ कोई भी नहीं, क्योंकि आप समझिए, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस जाते हैं बोस्निया में वहां के लोगों का दिल जीतने के लिए, वहां पर उनका असैसिनेशन हो जाता है, वो अल्टीमेटम थमाते सर्बिया को, तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जिम्मेदार हुआ। लेकिन वो जिस देश की आड़ में कर रहे थे वो था जर्मनी, जो कि युद्ध चाह ही रहा था, तो जर्मनी जिम्मेदार हुआ। और रशिया इस युद्ध में कूद जाता है, 2 हफ्ते के अंदर मोबिलाइजेशन कर लेता है, तो रशिया जिम्मेदार हुआ। मतलब हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अंत में युद्ध हुआ, उसके बाद एक और युद्ध हुआ, तब जाके यूरोप में शांति आई। यूरोप ने अपने पिछले गलतियों से कुछ नहीं सीखा, बल्कि युद्ध पे युद्ध करे। तो यहीं मैं अपने वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा आपके कमेंट में आपके सजेशन, ये वीडियो कैसा रहा, आप आगे कौन सा वीडियो पसंद करेंगे, और आप कुछ भी बता सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।